अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्रोमेगैली। ठीक है, एक्रोमेगैली क्या है? ये डिजीज़ है एडल्ट लाइफ की, जिसमें क्या होता है कि ग्रोथ होगी बल्क की। ठीक है, ग्रोथ ऑफ बल्क बट नॉट इन लेंथ ऑफ द बोन। ठीक है, बल्क इंक्रीज़ हो रहा है, लेंथ इंक्रीज़ नहीं हो रही, स्पेशली ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ फ्रॉम ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर एपिफाइजल क्लोजर ड्यू टू द एडिनोमा ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, या तो एंटीरियर पिट्यूटरी का कोई एडिनोमा है, वो एडिनोमा जो है ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा है, तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा एक्सेस में ओवर सिक्रीशन हो रही है। अब वो ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन जो है एपिफाइजल क्लोजर से पहले बाद में एपिफाइसिस का क्लोजर हो गया है, वो एडल्ट है, उसमें वो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो उसकी जो है लेंथ ऑफ द बोन्स की ग्रोथ होगी, नॉट ऑफ द बल्क। ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्रोमेगैली। और अगर बिफोर एपिफाइजल क्लोजर ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो और ग्रोथ हो, तो उसको हम कहते हैं जाइगैनेटिज्म। ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्रोमेगैली इज़ अ कंडीशन कॉज्ड बाय एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन टिपिकली फ्रॉम द पिट्यूटरी ट्यूमर, यूजुअली मैक्रो एडिनोमा। अगर ये अनट्रीटेड रहा तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 फोल्ड एक्सेस मोर्टेलिटी होती है। ठीक है, इसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा है। तो ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रेशन प्यूबर्टी से पहले यानी बिफोर द एपिफाइजल क्लोजर जाइगैनेटिज्म कराएगी। मोस्ट ऑफ द एडिनोमाज आर मैक्रो एडिनोमा, यानी वो 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर से बड़े होंगे, मैक्रो होंगे। फिर कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये डायरेक्ट उसके बाद कह रहा है कि एक्रोमेगैली जो है रेयरली इज़ कॉज्ड बाय एक्टोपिक ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, एक्टोपिकली अगर ग्रोथ हार्मोन ज़रूरी नहीं है पिट्यूटरी का एडिनोमा हो, रेयरली बाकी कॉजेज़ में एक्टोपिक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय लिम्फोमा, हाइपोथैलेमिक ट्यूमर से ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, ब्रोंकियल कार्सिनोइड से ज़्यादा बन रहा है, या पैनक्रेटिक ट्यूमर ग्रोथ हार्मोन को अगर ज़्यादा बनाए, तो ये भी रेयर कॉजेज़ हैं एक्रोमेगैली के। लेकिन कॉमनली एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से ही होती है। ठीक है, और एक्रोमेगैली होगी। तो ग्रोथ हार्मोन करेगा क्या? कुछ टिश्यूज़ पर डायरेक्टली एक्ट करता है, लेकिन मोस्ट इसके बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि ये जाके इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को जो है स्टिमुलेट करता है हमारे लिवर से। IGF-1 की प्रोडक्शन को लिवर से स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ फैक्टर का ये काम है। ठीक है, और बाकी टिश्यूज़ में भी ये करेगा। तो नोट करिए, एक्रोमेगैली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है MCQs के लिहाज से। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखें थोड़े से। सबसे पहले तो इसके कुछ लोकल इफ़ेक्ट्स होते हैं एडिनोमा के। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको बताया, अगर ग्रोथ हार्मोन प्यूबर्टी से पहले हो तो जाइगैनेटिज्म। ठीक है, एडल्टहुड में अगर ज़्यादा होगा ग्रोथ हार्मोन तो एक्रोमेगैली। कॉमन कंप्लेन एक याद कर लें, हेडेक और स्वेटिंग। और तीसरी चीज़ याद रखें, अगर उसकी हाइपर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन की एडोलेसेंस में बिगिन हुई और एडल्टहुड तक कंटिन्यू रही, तो उसमें फिर दोनों कंडीशन प्रेजेंट हो सकती हैं, एक्रोमेगैली भी और जाइगैनेटिज्म। ठीक है, और बाकी फीचर्स जो हैं क्लिनिकल फीचर्स में, बाकी फीचर्स जो पिट्यूटरी ट्यूमर में एसोसिएटेड होते हैं, वो भी इसमें एक्रोमेगैली के क्लिनिकल फीचर्स में आएंगे। तो एक तो लोकल इफ़ेक्ट्स होंगे एडिनोमा के, इंट्रासेलर प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ पे एडिनोमा बन गया तो उसकी वजह से हेडेक और वॉमिटिंग होगी। प्रेशर अगर एडजेसेंट ऑप्टिक क्याज़मा पे पड़ रहा है और नर्व्स पर, तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट जैसे बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया, क्रेनियल नर्व पाल्सी, हेमीपेरेसिस। ठीक है, इसी तरह अगर डिस्ट्रक्शन करवा दे पिट्यूटरी ग्लैंड की ट्यूमर की वजह से, तो उससे क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, इम्पोटेंस, एमेनोरिया। ठीक है, क्योंकि ये बाकी हार्मोन्स भी तो अफेक्ट हो रहे हैं ना, FSH, LH, TSH, तो उस वजह से। देन आते हैं ये एडिनोमा के लोकल इफेक्ट्स। फिर ड्यू टू पिट्यूटरी हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, तो हार्मोनल क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? उसमें सबसे पहले स्केलेटल चेंजेस, लार्ज स्पेड लाइक हैंड्स एंड लार्ज फीट। स्पेड नहीं होता जिसको हम बेलचा कहते हैं, जो ब्लेड होता है ज़मीन खोदने में काम आता है, तो स्पेड की तरह बड़े बड़े हाथ होंगे, ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से होगा। बड़े बड़े हाथ और लार्ज फीट होंगे, इस तरह ये पिक्चर भी बनी हुई है। ठीक है, लार्ज हैंड एंड फीट। इसके अलावा स्केलेटल चेंजेस में प्रोग्नेथिज्म होगा, ये देखिए लोअर जॉ की इनलार्जमेंट हो जाएगी। ठीक है, सुप्रा ऑर्बिटल जो रिजेस हैं ये प्रोमिनेंट हो जाएंगी विथ लार्ज फ्रंटल साइनसेस। ठीक है, फ्रंटल साइनसेस बड़े बड़े हो जाएंगे, लार्ज, और सुप्रा ऑर्बिटल रिज जो है ये भी प्रोमिनेंट होगी। हैट जो टोपी पहनेंगे, हैट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो साइनसेस हैं वो इनलार्ज हुए हैं और स्कल की बोन भी इनलार्ज हुई है। ठीक है, इसी तरह ग्रोथ हार्मोन जो है ना
स्पेसिंग करवा देगा टीथ की, गैप आएगा, स्पेसिंग अपार्ट ऑफ टीथ। आर्थ्रोपैथी, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज़ और कार्टिलेज की थिकनिंग हो गई है जो पेरिफेरल और एक्सियल स्केलेटन्स को अफेक्ट करेगी, क्योंकि बोन का टर्नओवर भी इंक्रीज़ हुआ है एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की वजह से, तो उसको कहते हैं एक्रोमेगैलिक आर्थ्रोपैथी। ठीक है, एक्सियल और पेरिफेरल दोनों जॉइंट को अफेक्ट करेगा, पेन होगा, स्टिफनेस होगा। इसके अलावा ओवर ग्रोथ ऑफ द वर्टिब्रल बोन कैन कॉज स्पाइनल स्टीनोसिस। अब इनकी जो स्पाइनल कनाल है वहाँ पर स्टीनोसिस होगी, क्योंकि वहाँ पर वर्टिब्रल बोन भी बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो कर रही है। तो ये सारे स्केलेटल चेंजेस हैं जो ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से। फिर क्लिनिकल फीचर्स हैं सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस के। सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस में याद रखें कि टंग जो होगी ना इन पेशेंट्स की इनलार्ज होगी। ये फिगर देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है, इसमें ज़्यादा अच्छे से क्लिनिकल फीचर्स हैं सारे। तो इनकी जो टंग है वो इनलार्ज होगी विथ डिफ़िकल्टी इन आर्टिकुलेशन, बात नहीं कर पाएंगे, और हाइपरट्रॉफी हो जाएगी फेरेंजल और लेरेंजल टिश्यू की, तो उससे इनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगा। ठीक है, क्योंकि वो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी फिर फेरेंजल और लेरेंजल टिश्यू की हाइपरट्रॉफी की वजह से। सॉफ्ट टिश्यू चेंज में इनके लिप्स और नोज़ की भी थिकनिंग होगी, फिगर में भी देखिए विजिबल है। ठीक है, लिप्स और नोज़ की थिकनिंग। इसके अलावा हैंड्स और फीट भी देखिए इनकी भी थिकनिंग हो गई है, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द हैंड एंड फीट। थिकनिंग ऑफ द स्किन इंक्रीज्ड, स्वेटिंग इनको ज़्यादा होगी, एक्नी होगी, इनका मॉइस्ट हैंडशेक करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से मॉइस्ट हैंडशेक होगा। मायोपैथी होगी। ठीक है, विजरोमेगैली, यानी विजरोमेगैली में एक तो याद रखिए कार्डियोमेगैली होगी, थायराइड गोइटर और हेपेटोमेगैली। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू इनलार्जमेंट हुई है तो मीडियन नर्व जो है कंप्रेस होगी, कार्पल टनल सिंड्रोम। और इनमें कॉलन पॉलिप्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसीलिए एक्रोमेगैली वाले पेशेंट में हमने कॉलोनिक कैंसर की स्क्रीनिंग लाजमी करवानी होती है। ठीक है, इनमें कॉलन पॉलिप्स कॉमन है। इसके अलावा इनमें कुछ मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इनमें ग्लूकोज की इंटॉलरेंस होगी। एक्रोमेगैली में 25% ग्लूकोज इंटॉलरेंस होती है। ठीक है, क्लिनिकली इनको डायबिटीज़ मिलाइटस 10% लोगों को होती है। हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन 50% एक्रोमेगैली में हाइपरटेंशन होती है। वेट गेन क्यों हो रहा है? क्योंकि मसल का और बोन का दोनों का मास बढ़ रहा है, तो इनका वेट गेन होगा। ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग पिट्यूटरी ट्यूमर्स जो हैं यूजुअली हाइपोगोनेडिज्म करवाते हैं ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन बाय सप्रेशन ऑफ द नॉर्मल पिट्यूटरी टिश्यू। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग एडिनोमा है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, एक्रोमेगैली हुई है, तो इनको हाइपोगोनेडिज्म होगा, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन है उसकी सिक्रीशन की वजह से। जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो साथ प्रोलैक्टिन भी ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो प्रोलैक्टिन क्या करता है कि उसका GnRH पर इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को वो सप्रेस करता है, तो इस वजह से हाइपोगोनेडिज्म होगा। ठीक है, और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है इनको। तो ये सारे हो गए इनके एक्रोमेगैली के क्लिनिकल फीचर्स। इस फिगर में भी देखें, ये इनकी जो एक्रोमेगैली में पेशेंट की सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस में टंग इनलार्जमेंट हो गई इस तरह से। अब कॉम्प्लिकेशंस पर आ जाते हैं। एक्रोमेगैली हुई है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो उसमें आगे जाके हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है, हाइपरटेंशन हमने देखी, ग्लूकोज इंटॉलरेंस है इनको, या फ्रैंक डायबिटीज़ मिलाइटस, कार्डियोमेगैली भी हो रही थी, कार्डिक फेलियर भी हो सकता है। इसी तरह कार्पल टनल सिंड्रोम भी एक कॉम्प्लिकेशन है। हिप्स, नीज, स्पाइन, इनकी आर्थराइटिस, स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन हो रही थी क्योंकि वर्टिब्री बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो कर रही थी। बोन हर जगह पे इनलार्ज हो रही है ना, सॉफ्ट टिश्यू बोन, तो उसकी वजह से वर्टिब्रल कनाल जो है इसकी स्टीनोसिस हो रही थी। विजुअल फील्ड इफेक्ट्स होंगे। और एक और कॉम्प्लिकेशन अक्यूट लॉस ऑफ विजन या क्रेनियल नर्व पाल्सी में अगर इफ़ द ट्यूमर अंडरगो स्पॉन्टेनियस हेमरेज, उसमें अगर हेमरेज हो गई तो अक्यूट विजन लॉस या क्रेनियल नर्व पाल्सी होगी, जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। अगर उसमें हेमरेज हो जाती है ट्यूमर में या नेक्रोसिस हो जाती है, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होगी। नेक्स्ट अब आ जाए कि किस तरह से हम अब एक्रोमेगैली को डायग्नोज करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे। तो इसमें डायग्नोसिस जो होती है ना, वो हम ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स को मेजर करके कंफर्म करते हैं ड्यूरिंग OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम करवाते हैं। ठीक है, और सीरम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में जो प्लाज्मा ग्रोथ हार्मोन है वो सप्रेस हो जाएगा 0.5 माइक्रोग्राम पर लीटर, जो हमने डिस्कस किया, आगे हम देखेंगे। तो यानी इसमें जब हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे ना,
तो तकरीबन 0.5 माइक्रोग्राम पर लीटर से नीचे चला जाएगा उनका ग्रोथ हार्मोन लेवल, जो हमने ग्लूकोज दिया है उसके बाद नॉर्मल लोगों में, ठीक है। लेकिन एक्रोमेगेली अगर होगी पेशेंट को तो ग्रोथ हार्मोन सप्रेस ही नहीं होगा, ठीक है। और 30% पेशेंट्स में पैराडॉक्सिकली राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। हमने ग्लूकोज दिया और उल्टा बढ़ गया उसका ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो इसके अलावा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी एलिवेटेड होगा। तो यहाँ यही कह रहा है फास्टिंग प्रोलैक्टिन, सीरम प्रोलैक्टिन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हम करवाएंगे। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एलिवेटेड होंगे, वाइल सीरम प्रोलैक्टिन भी 30% लोगों में साथ एलिवेटेड मिल सकता है। दूसरा हम ग्रोथ हार्मोन लेवल करवा रहे हैं, तो उसको हम कैसे करें, OGTT कर रहे हैं। 75 ग्राम ग्लूकोज दिया ओरली, सीरम ग्रोथ हार्मोन को 60 मिनट्स के बाद देखा, मेजर किया। नॉर्मल लोगों में ग्लूकोज देने के बाद ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस होना चाहिए था तकरीबन 0.5 माइक्रोग्राम, या आप 2 ml भी कह सकते हैं, 2 ml यूनिट पर लीटर। जबकि एक्रोमेगेली में क्या हुआ कि हमने ग्लूकोज दिया, ग्रोथ हार्मोन सप्रेस ही नहीं हुआ, क्योंकि एडिनोमा है, बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है, और 50% ऑफ पेशेंट में बढ़ जाएगा, पैराडॉक्सिकली बढ़ जाएगा कम होने के बजाय। तो इसके अलावा हम पिट्यूटरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, पार्शियल या कंप्लीट हाइपोपिट्यूटरिज्म, उसमें हमें पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस में बाकी पिट्यूटरी फंक्शंस भी हमने इन्वेस्टिगेट किए। प्रोलैक्टिन के लेवल भी मैंने आपको बताया, क्योंकि जिनको ग्रोथ हार्मोन का एडिनोमा होता है तो साथ प्रोलैक्टिन भी ज़्यादा सिक्रीट हो रहा होता है, तो हम सीरम प्रोलैक्टिन भी देख लेंगे। और कोलोनोस्कोपी आपने नहीं भूलनी, क्योंकि एक्रोमेगेली में कॉलोनिक नियोप्लाज्म कॉमन है, तो कोलोनोस्कोपी भी करवाएंगे। एक्सरे स्कल का करवाएंगे तो पिट्यूटरी फोसा इनलार्ज नज़र आएगा। डबल फ्लोर में बी सीन ड्यू टू द ग्रेटर इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड ऑन वन साइड, एक जगह पे वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गया है, तो इस वजह से वहाँ ज़्यादा डबल फ्लोर नज़र आएगा। एक्सरे हैंड एंड फीट का हमें टफ्टिंग ऑफ द टर्मिनल फैलेंजेस नज़र आएगी। ये फिगर है एक्रोमेगेली वाले पेशेंट की, जब हम हैंड और फीट का एक्सरे करवाएंगे तो टर्मिनल जो फैलेंजेस हैं फिंगर और टोज़ के, वहाँ पर टफ्टिंग नज़र आएगी, ठीक है। लेटरल व्यू फुट का अगर करवाएंगे तो उसमें हील पैड की थिकनेस ज़्यादा नज़र आएगी। हील पैड जो होता है ना, वहाँ कैल्केनियम बोन जो होती है जहाँ पर, वहाँ पर हमें हील पैड की थिकनेस ज़्यादा नज़र आएगी। तो एक्सरे हमने हैंड फीट का भी करवाना है, स्कल का भी करवाना है। CT MRI करते हैं ट्यूमर के एक्सटेंट को डिटेक्ट करने के लिए। MRI फिर भी CT स्कैन से ज़्यादा सुपीरियर है। अब किस तरह मैनेज करें, एक्रोमेगेली हुई है पेशेंट को, ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा है, तो उसके लिए अनट्रीटेड जो एक्रोमेगेली है उसमें मैंने आपको शुरू में बताया कि सर्वाइवल कम हो जाता है, डेथ हो जाती है हार्ट फेलियर की वजह से, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हाइपरटेंशन भी कॉम्प्लिकेशन थी, और कॉलोनिक ट्यूमर्स की वजह से डेथ हो जाती है। तो हमारा एम यही होता है कि हम ग्रोथ हार्मोन के लेवल को 5 ml यूनिट पर लीटर से कम ले आएँ, ठीक है। वो जो एडिनोमा सिक्रीट कर रहा है उसको लेवल उसका कम करें, ठीक है। प्राइमरी गोल यही होता है कि सीरम ग्रोथ हार्मोन को नॉर्मलाइज करें और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को, ताकि मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी कम हो। तो उसमें 6 चॉइसेस होती हैं। पहले तो आप याद रखिए कि हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस हैं, मेडिकल ऑप्शंस हैं, रेडियोथेरेपी है। सर्जिकल में ट्रांस स्फीनोइडल सर्जरी हम करते हैं, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट याद रखिए। तो इससे ग्रोथ हार्मोन एक्सेस क्योर हो जाता है, अगर स्पेशली अगर माइक्रो एडिनोमा है, छोटा है 10 मिलीमीटर से। मोर ऑफन सर्जरी जो है डीबल्क करेगी ट्यूमर को, और फर्दर सेकेंड लाइन थेरेपी इज़ नीडेड बेस्ड ऑन द पोस्ट ऑपरेटिव इमेजिंग एंड OGTT रिजल्ट। दूसरी ट्रांसफ्रंटल सर्जरी भी होती है, जिसको क्रेनियोटोमी कहते हैं, ठीक है। देन आता है मेडिकल। अच्छा, इसने थोड़ी सीक्वेंस नहीं लिखी तो मैं आपको सीक्वेंस से बता रही हूँ, पहले सर्जरी की। अब अगर एक्रोमेगेली सर्जरी के बावजूद परसिस्ट कर रही है तो हमें फिर मेडिकल थेरेपी देनी पड़ती है, ताकि हम ग्रोथ हार्मोन के लेवल को कम करें, 1 माइक्रोग्राम पर लीटर से नीचे ले आएँ, ठीक है। तकरीबन 3 ml यूनिट पर लीटर तक ले आएँ, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को भी हम नीचे ले आएँ, तो उसके लिए फिर हमें मेडिकल थेरेपी करनी होती है, ठीक है। तो मेडिकल थेरेपी हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं कुछ सालों के बाद, जब पेशेंट ने इफेक्टिव रेडियोथेरेपी ले ली, ठीक है। रेडियोथेरेपी हो जाती है ना, फिर मेडिकल को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो उसमें सोमेटोस्टेटिन के एनालॉग यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऑक्ट्रियोटाइड, लैंड्रियोटाइड, पेसीरियोटाइड। ये स्लो रिलीजिंग इंजेक्शंस होते हैं, कुछ हफ्तों तक लगाने होते हैं, एवरी फ्यू वीक्स। और एज अ प्राइमरी थेरेपी भी इनको यूज़ किया जा सकता है, कभी कभार ट्यूमर के श्रिंकेज के तौर पर भी ये मॉडेस्टली थोड़ा सा ट्यूमर को श्रिंक भी करते हैं, जैसे प्रोलैक्टिनोमा को ब्रोमोक्रिप्टिन श्रिंक कर रहा था, ठीक है। ये भी मॉडरेटली कर सकते हैं। डोपामीन के एगोनिस्ट यहाँ पर लेस इफेक्टिव हैं,
ग्रोथ हार्मोन को लोअर करने के लिए, लेकिन ये हेल्पफुल हो सकते हैं स्पेशली अगर साथ में पेशेंट को प्रोलैक्टिन का भी एक्सेस है, तो फिर हम डोपामिन के भी एगोनिस्ट देंगे। पेग्विसोमेंट जो एक पेप्टाइड है ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, उसको भी एडमिनिस्टर किया जाता है डेली बाय सेल्फ इंजेक्शन। और अगर इन ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सप्रेस नहीं हुए इस सोमेटोस्टेटिन एनालॉग से, तो फिर हम ये पेग्विसोमेंट देते हैं। ठीक है, पेग्विसोमेंट आगे डिस्कस होगा। उसके अलावा रेडियोथेरेपी याद रखिए, एक्सटर्नली रेडियोथेरेपी आजकल थर्ड लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर एक्रोमेगेली में यूज़ हो रहा है। फर्स्ट लाइन हमारा सर्जरी था, फिर मेडिकल, थर्ड लाइन के तौर पे फिर रेडियोथेरेपी है अगर सर्जरी के बावजूद एक्रोमेगेली है तो। इससे होता क्या है कि ट्यूमर की ग्रोथ भी स्टॉप होगी और ग्रोथ हार्मोन के लेवल कम होंगे। दो ग्रोथ हार्मोन के लेवल स्लोली बहुत सालों के बाद कम होते हैं। इसमें थोड़ा सा हाइपोपिट्यूटरिज्म का रिस्क होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्जिकल देखें, एंडोस्कोपिक ट्रांसस्फिनोइडल सर्जरी मैंने आपको बताया 60 to 80% इसमें रेमिशन हो जाती है, डिजीज़ ख़त्म हो जाती है। पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा अगर मैक्रो है तो 50%। कॉम्प्लिकेशन सर्जरी की है, इन्फेक्शन हो जाता है, CSF, लीक एंड हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है 4 to 13 days आफ्टर सर्जरी, प्रेजेंटिंग विद नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक या सीजर्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन है ट्रांसस्फिनोइडल सर्जरी की जिसमें हाइपोनेट्रीमिया भी है। ट्रांसफ्रंटल वैसे रेयरली की जाती है, अगर बड़ा ट्यूमर है तो हम ट्रांसफ्रंटल करते हैं, ज़्यादातर ट्रांसस्फिनोइडल। फिर रेडियोथेरेपी मैंने आपको बताया सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, जबकि थर्ड लाइन इसको करते हैं। थर्ड लाइन होता है अगर एक्रोमेगेली सर्जरी के बावजूद है और मेडिकल दे दिया फिर भी है तो थर्ड लाइन रेडियोथेरेपी होता है। तो ग्रोथ हार्मोन के लेवल जो है स्लोली बहुत सालों के बाद फाल करेंगे और इसमें हाइपोपिट्यूटरिज्म साइड इफ़ेक्ट है। मेडिकल में जिनको सर्जरी के बावजूद रेमिशन नहीं हुई तो हम सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स या डोपामिन के एगोनिस्ट देते हैं। डोपामिन के एगोनिस्ट तब जब अगर साथ में प्रोलैक्टिन भी ज़्यादा सिक्रीट हो रहा हो। सोमेटोस्टेटिन के एनालॉग्स में मैंने आपको बताया ऑक्ट्रियोटाइड, सैंडोस्टेटिन, दूसरा लैनरियोटाइड, ये भी एक सिंथेटिक एनालॉग है सोमेटोस्टेटिन का, और एक और मैंने आपको बताया था पेसीरियोटाइड। ठीक है, तो ये सिंथेटिक एनालॉग सोमेटोस्टेटिन के ये ग्रोथ हार्मोन को लोअर करेंगे, लेकिन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग जो ट्यूमर है उसको श्रिंक नहीं करेंगे। इनिशियली हम शॉर्ट एक्टिंग ऑक्ट्रियोटाइड देते हैं, सबकुटेनियस इंजेक्शन 2 to 3 टाइम डेली। फिर हम लॉन्ग एक्टिंग इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन हर महीने लगाना होता है। पहले सबकुटेनियस था, फिर इंट्राग्लूटियल हर महीने लगाना होता है, वो डेली था। साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसमें गाल ब्लेडर की मोटिलिटी कम हो जाएगी तो गाल स्टोन बन सकते हैं। ठीक है, डोपामिन एगोनिस्ट वैसे लेस पोटेंट है ग्रोथ हार्मोन को कम करने के लिए, ठीक है लेस पोटेंट ग्रोथ हार्मोन को लोअर करने के लिए, लेकिन अगर साथ ग्रोथ हार्मोन के साथ अगर प्रोलैक्टिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है तो फिर उसमें डोपामिन एगोनिस्ट हम देते हैं, जिसमें ब्रोमोक्रिप्टिन पार्लोडल के नाम से। इसका डोज हम स्टार्ट करेंगे 1.25 से 2.5 मिलीग्राम पर डे देंगे और उसके बाद ग्रेजुअली डोज को बढ़ाएंगे 20 to 30 मिलीग्राम तक पर डे इन डिवाइडेड डोजेस। इसका ब्रोमोक्रिप्टिन का साइड इफेक्ट है नोजिया, वॉमिटिंग, पोस्चरल हाइपोटेंशन। अगली कैटेगरी ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट मैंने आपको बताया, जिसमें पेग्विसोमेंट। ठीक है, पेग्विसोमेंट एक ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। 20 मिलीग्राम सबकुटेनियसली डेली देंगे और ये रिसेंटली अप्रूव हुआ है टू बी गिवन इन द पेशेंट विच ग्रोथ हार्मोन लेवल कैन नॉट बी रिड्यूस टू सेफ लेवल विथ ऑक्ट्रियोटाइड अलोन। उससे सिर्फ ऑक्ट्रियोटाइड से लोअर नहीं हो रहे तो हम साथ में ये ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पेग्विसोमेंट भी देते हैं।